नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक छोटा सा सिद्धांत जिसे हम सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इस टॉपिक का नाम है, उस सिद्धांत का नाम है सोरोकिन का सांकेतिक गतिशीलता का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत आप देखेंगे, आप चाहे हायर का एग्जाम हो, यूजीसी नेट का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या फिर यूपी पीजीटी का एग्जाम हो, हर परीक्षा में इस सिद्धांत से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के कई सारे टॉपिक्स हैं, सही, सामाजिक परिवर्तन के कई सारे सिद्धांत हैं। उस सिद्धांतों में से आज हम एक छोटे से सिद्धांत पर 10 मिनट की चर्चा करेंगे। तो प्रतिदिन तो सारे लेक्चर अपलोड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है यूट्यूब पर, लेकिन कम से कम एक लेक्चर 10 से 15 मिनट का लेक्चर आपको मिलता रहे, ताकि कठिन से कठिन अवधारणाएं आपको आपके पास सरल भाषा में संक्षिप्त रूप में पहुंच सकें। यही हमारा प्रयास है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं सांकेतिक गतिशीलता के सिद्धांत के बारे में, जो पी सोरोकिन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, पहली बात तो ये कि सोरोकिन का सांकेतिक गतिशीलता का सिद्धांत कौन सी किताब में आया था। ये बड़ा फेमस किताब है अपने आप में। तो किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, जो तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? सोरोकिन। पेपर और टफ तब हो जाता है जब ये प्रश्न पूछा जाए कि ये सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स जो किताब है, इसके कितने खंड पब्लिश हुए थे। तो इससे कुल मिलाकर 4 खंडों में इसका पब्लिकेशन हुआ है 1937 से 1941 के दौरान। जैसे अभी हाल ही में देखिए, संडे को एग्जाम हुआ, रविवार को, एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का, और वहां प्रश्न ये पूछा गया कि दुर्खिम की जो किताब है, ठीक है, श्रम विभाजन का सिद्धांत जिसमें दिया उन्होंने, उस किताब के कितने खंड थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, किसी किताब के कितने वॉल्यूम, कितने खंड में वो पब्लिश हुई है। तो सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स जो किताब है, ये कुल मिलाकर 4 खंडों में पब्लिश हो चुकी है। और इसी किताब में इन्होंने सांकेतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया। अब सिद्धांत क्या है, इस शब्द में ही छुपा हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन का आधार किसको माना है। जैसे कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारकों को अहम मानते हैं, या उसके पीछे आर्थिक कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं, वहीं सोरोकिन का मानना यह है कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है, ये बाह्य कारकों से नहीं होता है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता है कि जलवायु परिवर्तन या दूसरी चीजें नहीं होती हैं। इन सब चीजों को नहीं माना है सोरोकिन ने। सोरोकिन कहते हैं सामाजिक परिवर्तन का आंतरिक कारण होता है, परिवर्तन के कुछ आंतरिक कारक होते हैं, इंटरनल फैक्टर होते हैं। ये आंतरिक कारक क्या हैं? ये समाज में ही मौजूद होते हैं, ये संस्कृति में ही मौजूद होते हैं। जो संस्कृति में मौजूद इन कारकों में परिवर्तन आता है, तो समाज में परिवर्तन आता है। तो पहली बात तो ये, इस सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में किसी आर्थिक कारक को या किसी पर्यावरणीय कारक को, जलवायु कारक को जिम्मेदार नहीं माना है। किसने? आपके सोरोकिन ने। बल्कि सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए इंटरनल फैक्टर को, समाज में मौजूद सांस्कृतिक कारकों को अहम माना है। अब सोरोकिन ये कहते हैं कि संस्कृति में ही, संस्कृति का जो नेचर होता है, संस्कृति का जो स्वभाव होता है, वो ऐसा ही होता है। वो समय के हिसाब से अपने आप को क्या करता रहता है? ढालता रहता है। जैसे हम कहते हैं, देखिए कि भारतीय संस्कृति अपने आप को हजारों वर्षों से क्या करती गई? अनुकूल करती गई। हमारी सनातन परंपरा 5000 साल पुरानी संस्कृति है भारतीय संस्कृति। कई विदेशी आक्रमण हुए, मुगल आए, सल्तनत काल आया, ब्रिटिश आए भारत में, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रेंच आए, लेकिन हमारा कल्चर क्या करता गया? अपने हिसाब से ढलता गया, अनुकूलन करता गया। यही संस्कृति में मौजूद होते हैं कुछ तत्व, जो कहीं ना कहीं समय के साथ अपने आप को बदलते रहते हैं। और संस्कृति में होने वाला यही बदलाव सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक है। इसका मतलब सामाजिक परिवर्तन आंतरिक कारकों से पैदा होता है, ना कि बाह्य कारकों से। तो ये तो पहली बात स्पष्ट कर दी किसने? सोरोकिन ने। अब सोरोकिन कहते हैं कि ये समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? संस्कृति में होने वाले परिवर्तन से। तभी तो उसको सांकेतिक गतिशीलता का सिद्धांत कहते हैं। यानी हमारा कल्चर ही क्या है? कल्चर में ही मोबिलिटी मौजूद होती है। हमारा कल्चर जड़ नहीं है, हमारा कल्चर स्थिर नहीं है, वो परिवर्तनशील है। और जितनी संस्कृति बदलेगी, समाज में उतनी ही तेजी से परिवर्तन भी आएगा। अब सोरोकिन ने यह कहा कि संस्कृति में गतिशीलता कैसे आती है। तो उन्होंने कहा कि संस्कृति में जो गतिशीलता है वो पेंडुलम की भांति है। जैसे पेंडुलम एक ध्रुव से, एक पोल से दूसरी पोल की तरफ हमेशा चक्कर लगाता रहता है।
ऐसे ही हमारी संस्कृति भी क्या करती है, एक चक्र के रूप में अप एंड डाउन आते रहते हैं। हर कल्चर में, दुनिया के सभी समाजों के हर संस्कृति में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। इसका मतलब सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत का खंडन कर दिया, क्योंकि रेखीय सिद्धांत कहता है कि एक ही दिशा में परिवर्तन आता है, जबकि सोरोकिन कहते हैं कि नहीं, परिवर्तन चक्रीय होता है। याद रखिएगा, इसीलिए इन्होंने ये कहा कि ये संस्कृति जो होती है पेंडुलम की भांति होती है, जो दो विपरीत अवस्थाओं में क्या करती रहती है, एक चक्कर लगाती रहती है। अब जब संस्कृति का जो पेंडुलम की भांति यहाँ वहाँ संस्कृति दो ध्रुवों के बीच में चक्कर लगाती रहती है, एक तरफ उसका पतन होता है, एक तरफ उसको चरम अवस्था में पहुंच जाती है, तो ये कैसे होता है? तो सोरोकिन कहते हैं समाज में, किसी भी समाज में या कोई भी देश, याद रखिए, या कोई भी समाज 3 संस्कृतियों से गुजरता है। तो उन्होंने संस्कृति को या सांस्कृतिक व्यवस्था को कितने स्वरूप बताए हैं? 3 स्वरूप बताए हैं। पहली होती है विचारात्मक संस्कृति, दूसरी होती है इंद्रिय परक संस्कृति, और बीच में आती है आदर्शवादी संस्कृति। यानी पेंडुलम पहले आदर्शवादी विचारात्मक संस्कृति की तरफ जाएगा, फिर वो आदर्शवादी बनेगा, फिर वो क्या जाएगा, इंद्रिय परक संस्कृति की तरफ जाता है। हर समाज की, हर देश की संस्कृति ऐसे ही पेंडुलम की भांति एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के बीच में जाती रहती है। एक अवस्था वो आती है बीच की, जब वो आदर्शवादी संस्कृति का रूप धारण कर लेती है। अभी हम पढ़ेंगे तीनों संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं। तो संस्कृति को इन 3 अवस्थाओं में बांटा है किसने? सोरोकिन ने। अब पहली संस्कृति कौन सी है? पहली अवस्था होती है विचारात्मक संस्कृति। ये क्या होता है? कई बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि विचारात्मक संस्कृति के लक्षण क्या हैं। ये वो संस्कृति होती है जब समाज में अध्यात्म का, आध्यात्मिक विचारों का, धर्म का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। हमारी कला, हमारा साहित्य, हमारे सोसाइटी, हमारा ज्ञान, हर चीज़ के पीछे एक धार्मिक दृष्टिकोण होता है। इस समय मोह माया माना जाता है धन दौलत को, भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागाया जाता। मोक्ष की अवधारणा चरम पर होती है, आध्यात्मिक सुख महत्वपूर्ण होता है, सामाजिक कल्याण बड़ा महत्वपूर्ण होता है, भौतिक सुखों के पीछे, इंद्रिय सुखों के पीछे नहीं भागा जाता। ये इस संस्कृति की विशेषता होती है। ठीक है। दूसरी संस्कृति आती है इंद्रिय परक संस्कृति। ये ठीक विचारात्मक संस्कृति के विपरीत होती है। इस संस्कृति में धर्म का महत्व गिरने लगता है कहीं ना कहीं, और इसकी जगह ज्ञान की बात होने लगती है, इंद्रिय सुखों की बात होने लगती है। ज्ञान का मतलब भी इंद्रिय सुखों से देखा जाता है। ठीक। इस दौरान हम देखते हैं कि भौतिक सुखों के पीछे भागा जाता है, व्यक्ति अपने इंद्रियों के सुखों के पीछे भागता है। वैज्ञानिक तकनीक वैज्ञानिक तरक्की बहुत चरम पर होती है। हर चीज़ के पीछे आध्यात्म खत्म हो चुका होता है, हर चीज़ के पीछे स्वार्थ आ चुका होता है। ठीक है। भौतिक सुख सुविधाओं की बात होती है, खाओ पियो मौज करो वाला कल्चर डेवलप हो जाता है। ये होती है कौन सी संस्कृति? इंद्रिय परक संस्कृति। यानी विचारात्मक संस्कृति एक ध्रुव है और दूसरा ध्रुव कौन सा है? इंद्रिय परक संस्कृति। फिर आती है बीच की अवस्था। हर संस्कृति पेंडुलम से होते हुए बीच में एक आदर्शवादी अवस्था में आती है, जहां पर भौतिक सुख सुविधाएं और आध्यात्मिक मूल्य दोनों के बीच में बैलेंस आ जाता है। अब व्यक्ति कहीं ना कहीं विचारात्मक और इंद्रिय परक संस्कृति की बीच की अवस्था होती है। इस दौरान समाज में बैलेंस आ जाता है, व्यक्ति भौतिक सुखों की भी लालसा रखता है और आध्यात्मिक सुखों के लिए भी काम करता है। ठीक है। ना तो भौतिक सुखों के पीछे भागता है और ना ही एकदम आध्यात्मिक सुखों के पीछे भागता है। जीवन में बैलेंस बनाने की स्थापना करने की बात करता है, और समाज में ये सबसे चरम अवस्था होती है, सबसे अच्छा रूप माना है सोरोकिन ने किसी भी समाज में, किसी भी संस्कृति का। तो सोरोकिन कहते हैं कि यही जो पेंडुलम चलता रहता है एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव के बीच में, बस यही समाज में परिवर्तन आता जाता रहता है। इसका मतलब हर संस्कृति विचारात्मक संस्कृति से आदर्शवादी बनेगी, आदर्शवादी से इंद्रिय परक बनेगी, इंद्रिय परक से आदर्शवादी बनेगी, आदर्शवादी से विचारात्मक बनेगी। क्लियर? यही संस्कृतियों में यही जो आवागमन चलता रहेगा, यही संस्कृतियों का, ठीक है, पतन की तरफ भी ले जाएगा, संस्कृति को चरम की अवस्था में भी ले जाएगा। अब इसी कारण से सोरोकिन का जो सिद्धांत है इसे थ्योरी ऑफ पोलराइजेशन भी कहा जाता है, ध्रुवीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो कई बार हम सांकेतिक गतिशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं और ध्रुवीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि सामाजिक परिवर्तन का ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो आंसर क्या आएगा? सोरोकिन, क्योंकि सांकेतिक गतिशीलता के सिद्धांत को ही ध्रुवीकरण का सिद्धांत कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सोरोकिन कहते हैं एक तरफ क्या है? विचारात्मक संस्कृति है, दूसरी तरफ इंद्रिय परक संस्कृति है, और दो ध्रुवों के बीच में यही आवागमन चक्र चलता रहता है। बीच की अवस्था आती है आदर्शवादी संस्कृति, यानी कोई भी कल्चर आदर्शवादी संस्कृति पर टिक नहीं सकता।
उसे बीच यात्रा में आदर्शवाद जरूर आएगा थोड़ा बहुत, लेकिन इसके बाद फिर वो इंद्रिय परक या विचारात्मक संस्कृति की तरफ ये चक्र बार बार घूमता रहेगा। इसीलिए सोरोकिन का सिद्धांत रेखीय सिद्धांत नहीं है सामाजिक परिवर्तन का, बल्कि चक्रीय सिद्धांत है। ठीक है, अब आता है सीमाओं का सिद्धांत। तो सोरोकिन कहते हैं, सोरोकिन ने अपने इसी सिद्धांत में बात करी है थ्योरी ऑफ लिमिटेशन या प्रिंसिपल ऑफ लिमिट्स की, सीमाओं के सिद्धांत की। तो परिवर्तन क्यों आ रहा है? कोई संस्कृति हमेशा विचारात्मक संस्कृति में ही क्यों नहीं रह जाती, या इंद्रिय परक ही क्यों नहीं रह जाती? तो सोरोकिन कहते हैं ऐसा नहीं है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक है, हर संस्कृति अवस्था अपनी चरम अवस्था में पहुंचेगी। जब वो चरम अवस्था में पहुंचेगी तो क्या होगा, फिर वो नीचे आएगी ही आएगी। स्वाभाविक सी बात है, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, वो अपनी उल्टी गति दिशा में बढ़ना शुरू करेगी। यानी हर एक संस्कृति की अपनी चरम अवस्था होती है। किसी संस्कृति के कितने भी अच्छे गुण क्यों ना हो, उसका भी पतन होगा ही होगा। तो कोई संस्कृति कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बुरी हो, ठीक है, हमेशा एक अंतिम सीमा पर पहुंचकर उसको लौटना पड़ता है। इसी कारण से सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है आज का एक महत्वपूर्ण छोटा सा टॉपिक, सोरोकिन का सांकेतिक गतिशीलता का सिद्धांत। तो कौन सी किताब में दिया, किताब कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी, दूसरा संस्कृति को आंतरिक कारक को महत्वपूर्ण क्यों माना है, संस्कृति की 3 अवस्थाएं कौन सी बताई हैं सोरोकिन ने, इस सिद्धांत को ध्रुवीकरण का सिद्धांत भी क्यों कहते हैं, और इसी सिद्धांत में सीमाओं का सिद्धांत भी क्यों कहते हैं, कई सारी बातों पर आपने फोकस किया। इसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, जीआईसी के मेंस में आ सकता है या जीडीसी के मेंस में आ सकता है कि विचारात्मक संस्कृति और इंद्रिय परक संस्कृति के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए या इनका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि विचारात्मक संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, आदर्शवादी संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, और इंद्रिय परक संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं। तो ये था छोटा सा टॉपिक जिसको हमने 10 से 15 मिनट के लेक्चर में कवर किया। क्लियर, ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक आपको डेली मिलते रहेंगे, क्योंकि दिन भर में 4 से 5 लेक्चर होते हैं, तो पूरे 1-1 घंटे के लेक्चर तो अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन 15-15 मिनट के लेक्चर आपको हमेशा मिलते रहेंगे। हाँ, जैसा कि आपको मालूम है यूपीपीजीडी का नया सिलेबस आ चुका है, सिलेबस थोड़ा अपडेट हुआ है और हमारा बैच भी शुरू हो चुका है, नया बैच। तो अगर आप यूपीपीजीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार बैच की एक विशेषता होगी कि इस बार आपको बैच में पीडीएफ नोट्स जो होंगे वो डाउनलोड करने और प्रिंट आउट निकालने की सुविधा होगी। वीडियो डाउनलोड नहीं हो सकते, लेकिन पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालने की सुविधा आपको मिलेगी इस बार के नए बैच में। तो हमारे चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच हो यूपी का, चाहे यूजीसी नेट का बैच हो, या यूपी जी आपके जीडीसी माफ कीजिएगा पीजीटी का बैच हो, हर बैच में, ये नए बैच में ये सुविधा आपको मिलेगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीजीटी की, तो 2500 रुपये ये हमारी फ़ीस है। हो सकता है बहुत से लोगों को ज़्यादा लगे, लेकिन जिस प्रकार का पेपर है, जिस प्रकार का पाठ्यक्रम है और जिस प्रकार की तैयारी आपको कराई जाएगी, इसमें आपको कमी महसूस नहीं होगी। ठीक है, और सिलेबस हमारा जो होगा वो 30 सितंबर को पूरा हो जाएगा। सिलेबस हमारा शुरू हो चुका है 6 जुलाई से, तो 6 जुलाई से हमारा सिलेबस हो चुका है, कई सारे टॉपिक हो चुके हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो पुराने टॉपिक भी आपको पूरे मिलेंगे, नोट्स भी आपको पूरे मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करने का पूरा ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, जितने टेस्ट हो चुके हैं, हर संडे को टेस्ट होता है, सोमवार से लेकर शनिवार तक डेली 2 लेक्चर होते हैं। सोमवार से लेकर शनिवार तक कुल मिला के 12 लेक्चर होते हैं। हर संडे को जितना पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट होता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो आपको शो हो जाएगा शंखनाद बैच। तो बैच का नाम क्या है? शंखनाद बैच। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत से लोग तैयारी शुरू करते हैं सितंबर में, अक्टूबर में नेट की, यहीं से गलतियां शुरू हो जाती हैं। हमारा बैच शुरू हो चुका है 6 जुलाई से। जितना जल्दी कवर करेंगे उतनी जल्दी फिर आप रिवीजन शुरू कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप टेस्ट सीरीज के पेपर सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए हमारा बैच शुरू हो चुका है। आरंभ बैच है यूजीसी नेट का, जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। अगर आपको जून 2027 में एग्ज़ाम देना है और अगर आपके पास समय है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। हर जो भी आप कोर्स लेंगे सबकी वैलिडिटी 1 ईयर की होगी, 1 साल का कोर्स होगा, 1 साल की वैधता होगी। मतलब कोर्स तो हमारा 4 से 5 महीने में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके पास कोर्स हमेशा 1 साल तक वैलिड रहेगा आपके पास। ठीक है, आप जितनी बार चाहें वीडियो देख सकते हैं, जितनी बार आप चाहें पेपर सॉल्व कर सकते हैं।
तो हर एग्ज़ाम के लिए याद रखिएगा, हमारे कभी भी कॉमन बैच नहीं होता, हमेशा पाठ्यक्रम के अनुसार हमारे बैच चलते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पाठ्यक्रम हो उसके अनुसार हमारा बैच चलता है। छत्तीसगढ़ का बैच अभी शुरू नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन आ जाए, एक बार टाइम टेबल सिलेबस आ जाए, उसके बाद छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच भी शुरू किया जाएगा। ठीक है तो अगर आप जो भी संपर्क करना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको दिया गया है। तो ऐसे ही 15 से 20 मिनट के ऐसे ही डेली हम लेक्चर अपलोड करते रहेंगे आपके लिए। कल के लेक्चर में आपने देखा होगा जीएस घुरिये साहब की किताबों का डिस्कशन किया था। बहुत से लोगों ने थंबनेल देखकर शायद छोड़ दिया हो कि केवल किताबों की लिस्ट होगी। किताबों की लिस्ट नहीं पढ़ाई है, किताबों की लिस्ट के अंतर्गत किताबों में क्या क्या विचार हैं जीएस घुरिये साहब के, वो हमने पढ़ाया था कल के लेक्चर में। तो एक बार जरूर उसको देख लीजिएगा, डिटेल नोट्स बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये नोट हमारा सिलेबस शुरू हो चुके हैं, पीजीटी के भी, हायर का भी बैच शुरू हो चुका है। ठीक है, और सारे बैच सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्लियर इसके अलावा डिस्कशन होगा कल के संडे के वीडियो में। तो संडे के वीडियो में यूपी पीजीटी की तैयारी कैसे करें, कौन सी किताब पढ़ें या कौन से नोट्स पढ़ें या किस प्रकार से टॉपिक को कवर करें, और साथ ही साथ हायर को लेकर भी सिलेबस पर डिस्कशन होगा संडे को, याद रखिए परसों यानी रविवार को। तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।